गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नंदिनी जी, आवाज आ रही मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यस अतुल सर। जी। और कल की क्लास क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं उसमें? नो सर। नो सर। तो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति देख रहे थे, और मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव पढ़ लिया था। और आज हम लोगों को पढ़ना है क्वालिटेटिव मेजर्स, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव मेजर्स। हिंदी में गुणात्मक और चयनात्मक उपाय। अब क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेजर्स में हमारे पास कई सारे उपाय हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य हमारे पास कौन कौन से हैं, नाम लिख लेते हैं फिर समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जिसमें से एक है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, हिंदी में बोलेंगे चयनात्मक साख नियंत्रण। बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा है फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको जब समझाऊंगा तो आपको इसकी हिंदी भी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है मोरल सुवेजन, नैतिक अनुरोध, ठीक है। और नैतिक अनुरोध के बाद मैंने और कौन सा बताया था, याद है आप लोगों को ना? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, एक एक करके समझते हुए चलते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं, हटा दें इसको, ये तो ऑलरेडी कल ही नोट कर लिया होगा, है ना? तो सीधे आगे जी बढ़ते हैं सर। और बात करते हैं सबसे पहले सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की, यानी कि चयनात्मक साख नियंत्रण। बहुत आसान। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ध्यान रखें कि यहाँ पर हम क्वालिटेटिव या चयनात्मक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, गुणात्मक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर सेलेक्टिव क्रेडिट गुड कंट्रोल, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को हम लोग को पढ़ना है हिंदी में चयनात्मक साख नियंत्रण। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर एरिया में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जो 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 पार्ट है इकोनॉमी का, उसमें लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आरबीआई है वो टारगेट कर लेती है कि भाई हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में लिक्विडिटी को, या इस पर्टिकुलर सेक्टर में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है, यानी कि बढ़ाना है या घटाना है। या हम ऐसे बोलें कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में आने वाली डिमांड्स को मैनिपुलेट करना है, डिमांड कम या ज्यादा करनी है। तो वहां पर वो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहली है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, जो आरबीआई है वो देख रहा है कि आजकल देश में जो कार्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा हो रही है, या वो चाहती है कि जो बैंक्स हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर कंसंट्रेट करें। सर अभी कितना हुआ है? बस अभी अभी शुरू किया है। ठीक, ओके सर। हाँ जी, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे कंसंट्रेट करें। वो ये चाहती है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर यानी कि कार्स के लिए जो वो है वो लोन्स कम दें, है ना? उसको लग रहा है कि कार्स की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो कार्स की डिमांड को कम करना चाहिए, तो वो बैंक से कहती है लोन कम दें। बेसिकली सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में जो आरबीआई है वो जो क्रेडिट है उसको चैनलाइज करने का काम करता है। क्रेडिट को चैनलाइज करने का काम करता है। क्रेडिट को चैनलाइज करने का मतलब क्या है? आरबीआई कहता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर पे क्रेडिट ज्यादा प्रोवाइड करिए और इस पर्टिकुलर सेक्टर को क्रेडिट कम प्रोवाइड करिए, ठीक। तो अगर आरबीआई को लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को में डिमांड कम कर देनी चाहिए, तो वो कॉमर्शियल बैंक्स को ये निर्देश दे सकता है कि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर पे लोन कम दिए जाएं। वो एक अमाउंट या एक कैपिंग डिसाइड कर सकता है कि इतने से ज्यादा लोन जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को ना दिए जाएं, और एग्रीकल्चर सेक्टर को या दूसरे किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो लोन है उस लोन का या क्रेडिट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली वो बैंक्स को ये डायरेक्ट करता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दें, और यहाँ पर इस सेक्टर के लिए जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर दें, कम कर दें। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एक मीन है, एक माध्यम है जिससे कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा दिए जाने वाले लोन्स को चैनलाइज करती है कि कहां पर ज्यादा दिया जाना चाहिए, कहां पर कम दिया जाना चाहिए, और इसके माध्यम से वो किसी भी सेक्टर की डिमांड को या लिक्विडिटी को कम या ज्यादा कर सकती है। जाहिर सी बात है, आरबीआई जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में लोन ज्यादा देने को बोलेगा, उस क्षेत्र में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जिस क्षेत्र में वो लोन कम देने को बोलेगा उस क्षेत्र में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर वो ये कह रही है कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के लिए अगर कोई लोन लेने आए तो ऐसे लोगों को लोन ज्यादा दो,
और अगर कोई कार खरीदने के लिए लोन लेने आए तो ऐसे लोगों को लोन कम दो। तो इस प्रकार की डायरेक्शन से किस चीज की डिमांड बढ़ेगी और किस चीज की डिमांड घटेगी? जिस पर लोन ज्यादा मिलेगा सर। तो सर, कारों जिस पर की ज्यादा कृषि की कारों की डिमांड क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी, क्योंकि कारों पे कम लोन हो कम जाएगी। मिल रहा है। और जो कम हो एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ उनको जाएगी। लोन ज्यादा मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है। तो इस तरीके से ये वाला जो मेथड है इसको बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिससे कि एक टारगेटेड एरिया में लिक्विडिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्लियर? जी सर। ठीक जी है, सर। इसको समझ के अपने शब्दों में नोट कर लेंगे ना? जी सर। जी सर। कर लिया अभी कि अभी करेंगे आप लोग? कर लिया सर। ठीक है, क्या किया प्रवीण जी, बताइए बोल के क्या लिखा है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई बैंकों के माध्यम से किसी क्षेत्र में लोन कम या ज्यादा देने की बात करता है। जैसे एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ज्यादा कर दिया, एग्रीकल्चर में कम कर दिया, या एग्रीकल्चर में ज्यादा कर दिया आरबीआई, हम्म ऑटोमोबाइल में कम कर दिया। हम्म ये सर। ठीक है, इसको हाँ। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक टारगेटेड या एक लक्षित क्षेत्र में लिक्विडिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए आरबीआई के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक मेथड या उपाय है। क्लियर? जी सर। आगे बढ़े अब। जी सर। जी सर। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको मैं समझा देता हूं, इसका मतलब भी आप अपने आप जान जाएंगे। मार्जिन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई बाइक परचेज करने जाते हैं, कोई कार खरीदने जाते हैं, या आप होम लोन लेने जाते हैं, है ना? तो मान लिया कार खरीदने जाते हैं, कार है फॉर एग्जांपल 18 लाख की कार है, और आप बैंक जाते हैं, तो बैंक क्या पूरा पूरा 18 लाख रुपए लोन दे देगी आपको? हमको अपने पास से भी तो कुछ नहीं, लगाना पड़ता है, जिसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं, है ना? ठीक है, जी ऐसे ही जब हम मकान बनाने के लिए लोन लेने जाते हैं या कोई फैक्ट्री खोलने के लिए लोन लेने जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमको 100% फाइनेंस नहीं होता है जनरली, अगर वो किसी स्पेसिफिक स्कीम में नहीं है सरकार के द्वारा। ठीक, तो जनरली हम बात कर रहे हैं जनरल ट्रेंड की। तो वहां पर हमको अपने पास से भी कुछ पैसा लगाना पड़ता है, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन मनी। हम कार का एग्जांपल लेते हैं, कार की कॉस्ट 18 लाख रुपए है, और यहाँ पर जब हम बैंक में लोन लेने गए तो बैंक में लोन लेने पर बैंक मैनेजर ने हमसे कहा कि भाई यहाँ पर 5 लाख रुपए आपका मार्जिन मनी रहेगा, और बाकी 13 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे? फाइनेंस हो जाएंगे। 13 लाख रुपए का आपको क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये 5 लाख क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मेरी बात समझ में आई कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? यस सर। ठीक, अब ये केस हमारे पास है, इसको थोड़ा सा बदलते हैं। अगर यहां पर बैंक आरबीआई ये कहता है कि भाई कारों की बिक्री घट रही है, जिससे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आ रही है, तो सरकार ये कहती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी, इससे हमारी बहुत आमदनी होती है, हमें गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो हमको वहां पर जो रोड टैक्स का पैसा मिलता है, बाकी जो टैक्स का पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो वो चाहती है कि जो कारों के मार्केट में मंदी आ गई है वो मंदी दूर हो और लोग कारों को ज्यादा खरीदें। तो वो क्या करेगी? उसने ये कहा कि भाई ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो घटा दो। तो अब बैंकों ने पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला कि भाई आप केवल 50,000 रुपए लेके आइए और बाकी 7.5 लाख रुपए हम फाइनेंस कर देंगे। ठीक है, तो अब पहले 5 लाख रुपए मार्जिन मनी लगाना पड़ता था, अब कितना लगाना पड़ रहा है? 50,000। 50,000। अब लोग कार खरीदने के लिए ज्यादा मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे? जी सर। है ना? अब वो लोग भी जो पहले सोचते थे कि हम 5 लाख इकट्ठा करके डाउन पेमेंट करेंगे तब ये वाली कार खरीद पाएंगे, अब वो 50,000 रुपए इकट्ठा करके भी क्या कर ले रहे हैं? कार खरीद पा रहे हैं, यानी कि इससे कार की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जी है ना? कार की ही डिमांड बढ़ेगी ना। क्या इस चीज में परिवर्तन आने से लोग बाइक भी डिमांड बढ़ाने लगेंगे? नहीं, ये तो केवल कार के लिए चेंज किया गया है ना। तो क्योंकि ये सिलेक्टिव एरिया के लिए है तो इससे केवल किसकी डिमांड बढ़ेगी? कार की डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए किस में आता है? क्वालिटेटिव में आता है या सिलेक्टिव में आता है? समझ गए मेरी बात को आप लोग? सर ये एक बार दोबारा बता दीजिए, कोई आ मैं गया इस, था तो मैं समझ मैं गया। इसको दूसरे एग्जाम्पल से फिर से बताता हूँ। तो अब जैसे 5 लाख रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले थी और 13 लाख फाइनेंस करना पड़ता था, अब आरबीआई ये कह रहा है कि लोग कार बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। एनजीटी का भी एक ऑर्डर आ गया कि भाई कारों को कम खरीदो, एनवायरमेंट में दिक्कत हो रही है और इस तरीके की बातें। तो
आरबीआई ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कारों की डिमांड कम हो जाए। तो आरबीआई ने बैंक्स को ऑर्डर दिया, बैंक से कहा कि भाई अब कोई कार खरीदने आए तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ानी है हम लोगों को। तो उसने कहा कि 8 लाख रुपए अब आपको खुद लगाने पड़ेंगे और केवल 10 लाख रुपए ही बैंक फाइनेंस करेगी। तो इस सिचुएशन के मुकाबले अब यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो गई, बढ़ बढ़ गई। गई। तो इससे अगर कंपेयर यस करें सर। तो क्या अब लोग कार ज्यादा खरीदेंगे, नहीं सर, कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे। यानी कि कार की डिमांड क्या यस, हो जाएगी, कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। तो यहाँ पर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम ज्यादा करके हम उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। आपको होता हुआ दिख रहा है ये कि नहीं दिख रहा है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है ये बात। यस सर। तो फिक्स्ड मार्जिन यस सर। रिक्वायरमेंट क्या होती है आपको समझ में आ गई। जी सर। ठीक। अब यस इसको सर। हम लिखें कैसे, यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट आप जान गए क्या होता है। तो आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम या ज्यादा करके किसी भी सेक्टर या प्रोडक्ट के लिए लिक्विडिटी को कम या ज्यादा कर सकती है। और कंसिक्वेंटली क्या होगा, परिणामतः क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज्यादा ज्यादा हो जाए। हो सकती है, कर सकती है। और डिमांड कम या ज्यादा होगी तो इसका असर किस पर पड़ेगा, दाम पर भी पड़ेगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पर भी पड़ेगा। ठीक है। तो फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया आप लोगों को। जी सर। ठीक। फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद अगला है मोरल सुवेजन। यहां तक कोई समस्या तो नहीं, आगे चले। जी सर। यस सर। ठीक। अब है मोरल सुवेजन। मोरल सुवेजन हमारे पास होता है बेसिकली नैतिक अनुरोध। यहाँ पर हेलो बेसिकली, सर। हाँ जी, हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। सर इसको थोड़ा स्लॉट इसको नीचे कर दीजिए आप, थोड़ा मेरा छूट गया था। नीचे कर लिक्विडिटी दिया। को कम या ज्यादा कर सकती है, उसके बाद सर ये बता दीजिए क्या उससे लिखा था। उससे कंसिक्वेंटली उस प्रोडक्ट या उस सेक्टर की डिमांड कम या ज्यादा हो जाएगी। जी सर, ओके सर। ठीक। थैंक यू। सबको क्लियर हो रहा है ना, प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है ना। यस सर। ठीक है। अब मोरल सुवेजन में क्या होता है, नैतिक अनुरोध नाम से ही समझ में आ रहा होगा। आरबीआई यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट करती है, क्या रिक्वेस्ट करती है कि वह आरबीआई और सरकार की नीतियों के अनुसार काम करे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार की कोई स्कीम आई और सरकार की स्कीम में कहा गया कि भाई, फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं सरकार की स्कीम आई और उसमें कहा गया कि जो लोग सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं अपने घरों में, उनको बैंक क्या दे, लोन दे। आरबीआई ने भी ये कहा और सरकार ने कहा, और कहा कि भाई इनको जितना भी वो सोलर प्लांट लगाएंगे उनका उसका 80% क्या दे दिया जाएगा, सरकार के या बैंक के द्वारा लोन के रूप में दे दिया जाएगा, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट अपने घर में लगाएं, है ना। जिससे कि सरकार के ऊपर या जो बिजली जो बन रही है उस तरीके की, और एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है उन सोलर उन उन बिजली प्लांट से, थर्मल प्लांट से और बाकी से कम हो, और देश सौर ऊर्जा की तरफ बढ़े। इससे लोग अपने घर में सोलर प्लांट लगाना बढ़ा देंगे, क्योंकि 80% तो फाइनेंस ही हो रहा है, 20% लगा के वो सोलर प्लांट लगा लेंगे। लेकिन बैंक क्या कर रही है, बैंक कतरा रही है, बैंक आनाकानी कर रही है। जो लोग वहां पर इस सोलर प्लांट के लिए लोन लेने आते हैं, बैंक उनसे टाला मटोली करती है। क्यों, क्योंकि हो सकता है सरकार ने इस 80% वाले जो लोन है उस पर ब्याज दर भी क्या रखी हो, कम रखी हो। तो बैंक को क्या हो रहा है, बैंक को इसमें लोन देने पर कम ब्याज मिलेगा, वहीं अगर बैंक दूसरी चीज के लिए लोन देती है तो ब्याज उसको ज्यादा मिल रहा है। तो बैंक क्या कर रही है, बैंक सोलर प्लांट के लिए जो लोग लोन लेने आते हैं उनको टरका देती है। कार के लिए जो लोन लेने आता है उसको 15% पर लोन दे देती है, और यहाँ पर 3% फॉर एग्जाम्पल है तो वो नहीं देती है। तो ये क्या कर रही है, सरकार और आरबीआई की पॉलिसीज के साथ वो नहीं चल रही है ना। होता है कि नहीं होता है ऐसा, गौरव जी। जी सर। यस सर। है ना, होता है। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर सब्सिडी वगैरह करने में वो हाँ थोड़ा सा वो करते हैं। हाँ, क्योंकि बैंक को भी अपना लाभ देखना है।
तो यहाँ पर Yes. क्या है, यहाँ पर बैंक आनाकानी कर रही है, तो आरबीआई क्या करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये देश के भले के लिए है, देश के डेवलपमेंट के लिए है, सरकार की नीतियों के अनुसार आप चलिए, आरबीआई के द्वारा जो डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं उन सब उनको मानिए, है ना। और ये उम्मीद की जाती है कि जो बैंक हैं वो आरबीआई की इस बात को मानेंगे और सरकार की नीतियों और आरबीआई के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं मोरल सुवेजन या नैतिक अनुरोध। ठीक, क्लियर। तो जी सर। कभी कभार अक्सर बैंक मान जाती हैं, कभी कभार बैंक नहीं भी मानती हैं, है ना। अब एक आपने सुना होगा ना कि जब भगवान राम जाते हैं समुद्र के किनारे, तो पहले वो मोरल सुवेजन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको रास्ता दे दीजिए। समुद्र रास्ता नहीं देता है तो फिर वो क्या करते हैं, आपको पता है ना क्या करते हैं, सुखा देते हैं। डायरेक्ट एक्शन। यस सर। ठीक। यस सर। तो बैंक को आरबीआई बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारी पॉलिसी के अनुसार चलिए, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनका पालन करिए, हम जिस सेक्टर को लोन ज्यादा देने को कह रहे हैं उसको लोन ज्यादा दीजिए, जिसको कम देने को कह रहे हैं उसको कम दीजिए, है ना। तो इस तरीके से काम करिए। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बैंक मान जाती है तो ठीक है, और जब बैंक नहीं मानती है तो अल्टीमेट ऑप्शन उसके पास क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही। यहाँ पर आरबीआई अब उस बैंक के अगेंस्ट जो बार बार उसके ऑर्डर्स को नहीं मानती है उसके अगेंस्ट क्या करती है, डायरेक्ट एक्शन लेता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई लेता है। ये डायरेक्ट एक्शन उस मामले की गंभीरता के मुताबिक अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आरबीआई उस बैंक को पैसा देने से मना कर देगा, कि जब वो पैसा लेने जाएगा आरबीआई के पास तो पैसा देने से मना कर देगा। कोई और अगर उसको सुविधाएं मिल रही तो उन सुविधाओं को देने से मना कर देगा। ठीक है। तो ये जो चीज है जहां पर आरबीआई अपनी बात ना मानने पर किसी बैंक के ऊपर कोई भी प्रतिबंध लगा सकता है, कोई डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, उसको पैसा देने से मना कर देता है, या उसको ज्यादा ब्याज पर पैसा देने को कहता है कि तुम्हारे पर पेनल इंटरेस्ट लगाएंगे हम लोग, तो ये सब चीजें डायरेक्ट एक्शन में आएंगे। और ये भी एक तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल का, क्योंकि इनसे डर के जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को बात को मानने को मजबूर हो जाती है। तो ये डायरेक्ट एक्शन और मोरल सुवेजन डायरेक्टली तो नहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आरबीआई को एक अधिकार दे रहा है कि वो जो कमर्शियल बैंक है उनसे अपनी बातों को मनवा सके, या तो प्यार से या दबाव से। क्लियर। ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वालिटेटिव या गुणात्मक उपाय, जिसमें से एक था हमारे पास सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा मार्जिनल रिक्वायरमेंट वाला, तीसरा मोरल सुवेजन, और चौथा कौन सा, डायरेक्ट कंट्रोल। क्लियर। आगे बढ़े। जी सर। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास तीन चीजें थी। एक थी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिस पर किसका कंट्रोल होता था, आरबीआई का। आरबीआई। दूसरा था फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, और तीसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। तो अब हम लोग बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की, राजकोषीय नीति का। तो ये राजकोषीय उपाय या राजकोषीय जो पॉलिसीज हैं इनका इस्तेमाल जो है, ये जो फिस्कल मेजर्स हैं, इसको हम ऐसे लिखें, पॉलिसी की जगह पर मेजर्स लिखते तो ज्यादा बेटर है। राजकोषीय उपाय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, ये कौन लेती है, ये सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। और ये दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक, हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने इन्फ्लेशन के कारण देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि सरकार अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, जन कल्याण के कार्यों को बढ़ा देती है, तो उससे भी पब्लिक के पास पैसे की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और मार्केट में लिक्विडिटी के बढ़ने की वजह से अब डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर फिस्कल मेजर्स में सरकार के पास दो उपाय हैं। वो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि लोक व्यय को कंट्रोल करके, लोक व्यय को पर नियंत्रण करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और दूसरा है टैक्सेशन यानी कि टैक्स को कम या ज्यादा करके नियंत्रण का प्रयास करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर या लोक व्यय क्या होता है, तो ये हम लोगों ने इन्फ्लेशन की पहली क्लास में देखा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। सरकार के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है, जैसे सरकार कोई सड़क बनवा रही है, सरकार के द्वारा बांध बनवा दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा कोई पुल बनवा दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा कोई बड़ी सी कंपनी खोल ली गई जिसमें बिल्डिंग्स बनवाई गई, मशीनरी बनवाई गई, तो ये सब चीजें
जो पैसा निकल के सरकार के पास से आके ओपन डोमेन में आ जा रहा है, मार्केट में आ जा रहा है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ रहा है। सरकार के द्वारा जनता की भलाई के लिए किए गए कार्यों में जो पैसा खर्च होता है उस खर्च को बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर या लोक व्यय, सरलतम भाषा में। ठीक है, तो अब पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, तो सरकार पैसा था वो पैसा अब सरकार की जेब से निकल के मार्केट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और मार्केट में आ जाएगा तो लोगों के पास जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी बढ़ने से अब लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, और चीजों के दाम भी डिमांड बढ़ने से अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और मार्केट में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं समझने के लिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैं पीई लिख दूं, समझ जाएंगे ना आप लोग? यस सर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने से इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर के घटने से इन्फ्लेशन क्या होगा, घटेगा। ये रिलेशन क्लियर? जी सर। जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए गौतम जी आप कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाएगा? सर मेरी समझ में नहीं आया। तो आपने बताया क्यों नहीं जब मैंने पूछा? क्लियर है? सॉरी सर। नदीम जी आप बताइए। रोजगार मिलेगा ना सर? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा ना लोगों के पास? हाँ ठीक है, और बिल्कुल सही है बात आपकी, रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा। और सरकार जब, बिल्कुल सही, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एक्सपेंडिचर में सरकार ने एक पुल बनाने का ठेका दिया, पुल बनाने का ठेका दिया, ये पुल बनाने में खर्चा हो रहे हैं फॉर एग्जांपल 500 करोड़ रुपए। तो सरकार के पास से ये 500 करोड़ रुपए निकल के किसके पास चले जाएंगे, ठेकेदार के पास चले जाएंगे। और ये ठेकेदार ये 500 करोड़ रुपए अलग अलग लोगों में बांट देगा, मजदूरों में बांट देगा, सीमेंट खरीदने के लिए दे देगा तो सीमेंट कंपनी के पास चले जाएंगे, सरिया बनाने वाली कंपनी से सरिया खरीदेगा तो पैसा किसके पास चलेगा, सरिया की कंपनी के पास चला जाएगा, और वहां से फिर उनके कर्मचारियों में बढ़ जाएगा, सीमेंट कंपनी है सीमेंट के कर्मचारियों में और बाकी जगहों पर बढ़ जाएगा। तो ये 500 करोड़ रुपए जो सरकार के पास थे अब सरकार के पास से निकलकर किसके पास आ गए, पब्लिक के पास आ गए, इकोनॉमी में बट गए, इकोनॉमी में फैल गए, लोगों के पास, जिससे लोगों की आय बढ़ी, और लोगों की आय बढ़ने से अब उनकी डिमांड बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, क्लियर? जी सर। गौतम जी आपको ये बात क्लियर? यस सर। तो गौतम जी मुझे बताइए आपको क्लियर हुआ अब ये? यस सर। एक बात आप सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि अगर समझ में आया है तो बोलिए आया है, समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल बोलिए कि समझ में नहीं आया है। ठीक है, आपको एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार नहीं आएगा, जितनी बार नहीं आएगा मैं उतनी बार बताऊंगा, लेकिन ये झूठ नहीं बोलना है और चुप्पी साध के नहीं बैठ जाना है कि हमको नहीं आया तब भी चुप्पी साध के बैठ गए, ये आपका खुद का नुकसान है। समझ रहे हैं ना? यस सर। जी सर सॉरी सर। हाँ, सर सभी लोगों के लिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा और एग्जाम में आ गया तो फिर क्या करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इकट्ठा ही क्यों हुए हैं, इसीलिए कि मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए, और जब तक समझ में ना आए मुझे आगे मत बढ़ने दीजिए, खून पी लीजिए मेरा, ठीक है, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ने देना है। ठीक, तो अब ये बात क्लियर हो गई जो हम लोगों ने अभी देखी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर के कम होने से इन्फ्लेशन कैसे कम होगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन का जो मामला होता है ये फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। तो अब मुझे बता दीजिए कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इन्फ्लेशन को अगर सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर में हेर फेर करके कंट्रोल करना चाहती है तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? घटाना चाहिए। बताना चाहिए। यानी कि अगर इन्फ्लेशन कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है या डिफ्लेशन को बढ़ाना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या किया जाए? कम करना पड़ेगा। कम करना कम पड़ेगा। करना पड़ेगा। और इसका रिवर्स करना हो यानी कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना है या डिफ्लेशन को
कम करना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, थोड़ा सा घुमा के भी कभी कभार पूछ जाता है, लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होगे। वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इस्तेमाल नहीं करता, वो इसकी जगह पर कभी कभी डिमांड डालेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में अगर डिमांड बढ़ानी है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो फिस्कल पॉलिसी का या फिस्कल मेजर्स का एक सेक्शन आपको समझ में आ गया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में हमको क्या करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब दूसरे सेगमेंट में चले, टैक्सेशन वाले पार्ट पे। जी सर। ठीक, यस सर। टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब होता है कराधान, कर वगैरह को लगाना। अब कर वगैरह को लगाने से क्या होता है? देखिए, जो टैक्स होता है इसको समझते हैं हम, इसको इनकम टैक्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। इनकम टैक्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इनकम टैक्स जीरो है, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल चीज ले लेते हैं कि इनकम टैक्स जीरो है, और एक पर्सन की जो सैलरी है या जो इनकम है वो साल की एनुअल एनुअल इनकम है, वो है 12 लाख रुपए। तो वो कितना पैसा खर्च कर सकता है पूरा अगर 12 वो लाख का सेविंग जीरो करता है? 12 लाख खर्च कर सकता है। 12 लाख खर्च कर सकता है। वहीं अगर सरकार ने इनकम टैक्स को कर दिया कि भाई इनकम टैक्स जो है वो 10% है, तो अब 12 लाख में से 1,20,000 घट जाएगा। कितना बचेगा? 11 लाख, नहीं नहीं सॉरी, 10 लाख 10 अस्सी लाख हजार 10 लाख 80 हजार। 10.8 लाख। तो अब उसकी डिस्पोजेबल, इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो पैसा जो वो खर्च कर सकता है। तो पहले वो 12 लाख रुपए खर्च कर सकता था, अब वो कितना खर्च कर सकता है? 10,80,000। यानी कि जब हम टैक्स को बढ़ाते हैं टैक्स को बढ़ाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? घटेगी। घटेगी। घट जाएगी। और डिस्पोजेबल इनकम घटेगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। घटेगी, क्योंकि पैसा कम हो गया ना उसके पास। डिमांड घट Yes, sir. जाएगी, यस और डिमांड घट जाएगी तो इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ना चाहिए? घटेगा। घट कम जाएगा, होगा। है ना? यानी कि कम होगा। टैक्स को बढ़ा के सरकार क्या कर सकती है? इन्फ्लेशन को कम कर सकती है। कम कर वहीं टैक्स को अगर घटा दिया जाए तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ जाने से डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना? तो हम ये समझ गए कि फिस्कल पॉलिसी में इन्फ्लेशन को अगर बढ़ाना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा या टैक्स को घटाना पड़ेगा, घटाना। या दोनों काम में जो भी सरकार को सही लगेगा उसमें वो करेगी। और अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो ये कम कैसे होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करके और टैक्स को बढ़ा के। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ये यहां पर टैक्स में सभी प्रकार के टैक्स आ जाएंगे। आपका इनकम टैक्स भी आ जाएगा, कारपोरेट टैक्स भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आ जाएंगे। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार बढ़ाएगी तो चीज की कीमत बढ़ जाएगी और उस पर्टिकुलर चीज को आदमी नहीं खरीदेगा, तो यहाँ पर डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है बेसिकली वो चीज की डिमांड को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और टैक्स को कम या ज्यादा करके इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। यहाँ पर इतने में कोई समस्या तो नहीं? नो सर। ठीक, नो सर। ये हम लोगों ने फिस्कल मेजर्स भी देख लिए। फिस्कल मेजर्स के बाद हमारे पास अब आखिरी चीज यहाँ पर कंट्रोल में बचती है और वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स।
यानी कि प्रशासनिक उपाय। प्रशासनिक उपाय कौन कौन से होते हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। इसको हटा दूं मैं? यस सर। ठीक है। प्रशासनिक उपाय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, प्रशासनिक उपाय। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है? यहां पर बेसिकली हम ये चीज दिमाग में बैठा लें कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, अगर डिमांड उतनी ही रहती है तो, है ना। और अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसके दाम क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। कम हो जाए। आपने देखा होगा ना, सब्जी मंडी का एग्जांपल ले लें कि जब फसल का सीजन होता है या जब किसी भी चीज की बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है, जैसे आलू बहुत ज्यादा उत्पादित हो गया तो आलू के दाम कम हो जाएंगे, और आलू का उत्पादन कम हो गया बारिश या किसी और वजह से। तो यहाँ पर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में किसी भी चीज की सप्लाई को मेंटेन रखने का काम किया जाता है, क्योंकि कई बार चीजें ऐसी होती हैं जब प्राकृतिक कारणों से या कभी कभार आर्टिफिशियल वजहों से चीज की सप्लाई को मैनिपुलेट करके उसके दामों को कम ज्यादा कर सकते हैं कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए, है ना। प्राकृतिक कारण कैसे हो गए कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, या किसी और वजह से उस चीज की सप्लाई कम हो गई। और आर्टिफिशियल कारण कैसे हो गए कि व्यक्तियों ने उस चीज की जमाखोरी करनी शुरू कर दी, और जब चीजों की जमाखोरी शुरू हो गई तो उस चीज की मार्केट में सप्लाई कम हो गई, और सप्लाई कम होने से क्या हो गया, उसके दाम बढ़ गए, महंगाई आ गई उस चीज से, और उससे जुड़ी हुई चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो गए। तो इन चीजों पर कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से किया जाता है। हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का है ये अधिनियम। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत जिन भी चीजों के नाम इस अधिनियम में शामिल हैं, जो भी चीजें इस एक्ट के अंतर्गत एसेंशियल कमोडिटीज के रूप में वर्णित हैं, उन चीजों की जमाखोरी नहीं की जा सकती। उन चीजों को उचित दामों पर बेचना ही जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम हो रही है, जमाखोरी बढ़ रही है, उसके दाम लोगों के द्वारा ज्यादा चार्ज किए जा रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाने की वजह से या सप्लाई कम हो जाने की वजह से, तो सरकार उस प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर सकती है। एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर सकती है। और अगर उस चीज को एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया गया तो उस चीज की जमाखोरी करने वालों पर और उस चीज को उसके उचित दाम से ज्यादा पर बेचने वालों के ऊपर सरकार कठोर कार्यवाही करती है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत किसी भी चीज को लाके सरकार उसके दामों को और उसकी सप्लाई को मेंटेन कर सकती है, मेंटेन करने का काम कर सकती है। समझ में आ गई बात ये? जी सर। ठीक। यस सर। ऐसे ही ऐसे ही हमारे पास कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन जो है वो बिल्कुल मरणासन्न हालत पे है, और ये पता है कि ये वाला इंजेक्शन अगर उसको मिल जाए तो वो आदमी क्या होगा, बच जाएगा, है ना। और कंपनी को भी पता है कि ये इंजेक्शन उन्हीं लोगों को लगता है जिनके मरने के चांसेस हैं, जो अब बिल्कुल मरने के कगार पर बैठे हैं, और इस इंजेक्शन में ऐसी शक्ति है, ऐसी दवाई है कि वो उस आदमी को बचा सकती है। तो जीवन रक्षक दवाई हो गई कि नहीं हो गई है ना। तो अब अगर ऐसी चीज आपके हाथ में लग जाए तो आप तो इसको मनमाने दाम पर बेचने की कोशिश करोगे ना। जी। ऐसा अभी कोरोना के केस में हुआ था। सरकार भी परसेंट इसलिए जानती है सरकार भी जानती है कि ऐसी दवाइयों के लिए आदमी कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा,
लेकिन ये कुछ भी दे देना हर व्यक्ति के बस में तो नहीं होता। यस सर। ठीक है। तो सरकार इन दवाइयों के लिए भी प्राइस कंट्रोल बनाती है। वो यहाँ पर इन दवाइयों को, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जो आवश्यक दवाइयां हैं, उनके लिए कंपनियों के द्वारा मन मर्जी के दाम ना लिए जा सके, इसके लिए भी सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की तरह ही एक सिस्टम बना के रखा है, जिसको बोलते हैं डीपीसीओ। क्या बोलते हैं? डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल। कंट्रोल ऑर्डर। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, है ना ऐसी व्यवस्था जितेंद्र जी? ऐसी है जी। है ना? तो ड्रग प्राइस जी सर। कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत सरकार इन वस्तुओं के दाम निर्धारित कर देती है कि इससे अधिक दाम पर इन दवाइयों को नहीं बेचा जा सकता। और उस केस में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, जिससे कि इन चीजों के दामों को एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। समझ में आ गई बात ये? तो ये भी क्या है, एक प्रकार का प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा इन वस्तुओं के दामों को एक सीमा के अंदर रखने का प्रावधान या व्यवस्था की गई है। ठीक, क्लियर? जी सर। दूसरा है हमारा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, आप लोगों ने देखा होगा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक बॉडी है भारत में, और लगभग हर शहर में, ठीक ठाक शहर है, वहां पर इसके क्या है, गोडाउन है ना? ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनाजों के लिए गोदाम बनवाए थे, और ये कहा था कि इन गोदामों से अनाज केवल तभी बांटा जाएगा जब क्या पड़ जाए, अकाल पड़ जाए। अकाल। इसके पहले भी कई सारे शासकों ने ये सब काम किए थे, गुप्तों में भी ऐसा काम हुआ था, मौर्यों में भी ऐसा काम हुआ था। तो ये क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल अकाल पड़ गया और गेहूं की कमी हो गई, तो जिसके पास गेहूं है वो ये जानता है कि गेहूं की कमी हो गई है, लोगों के पास खाने के लिए गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, तो जिस आदमी के पास गेहूं होगा वो उस गेहूं को अब ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो जो गेहूं कल बिक रहा था फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए किलो, वो अकाल पड़ने पर, बहुत ज्यादा कमी हो जाने पर, वो लोग 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो भी बेचना शुरू कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यस ठीक है। सर। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और उसके अलावा बाकी लोग क्या थे, उन्होंने ये गोदाम क्यों बनवाए थे? वो इसलिए बनवाए थे कि अगर कभी ऐसी कमी हो जाए तो हम गोदाम में जो गेहूं इकट्ठा करके रखा है, जो खाद्यान्न इकट्ठा करके रखा है, उसको हम मार्केट में ला देंगे, और मार्केट में लाने से जो सप्लाई में कमी आई है, उस सप्लाई की कमी को इस इकट्ठा किए गए गेहूं को लाने से उस सप्लाई की कमी को पूरा किया जा सकेगा, जिससे कि मार्केट में दाम जो है वो बढ़ने बंद हो जाएंगे और लोगों को उसकी इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे ही आज एफसीआई और एफसीआई जैसी ही अगर कोई और बॉडीज भी हैं, तो वो भी बफर स्टॉक मेंटेन करने का काम करती हैं, और अगर किसी भी चीज की कमी की वजह से उस चीज के दाम मार्केट में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो उस बफर स्टॉक से उस चीज को निकाल के मार्केट में ले आती हैं, जिससे कि वो जो सप्लाई की कमी है, वो सप्लाई की कमी कंपनसेट हो जाती है, और सप्लाई के कम होने की वजह से जो दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वो दामों की बढ़ोतरी क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्लियर है? तो बफर स्टॉक यस। को मेंटेन करके जो सप्लाई की कमी है, उस सप्लाई की कमी को पूरा किया जा सकता है, जिससे कि सप्लाई की कमी की वजह से या सप्लाई कम होने की वजह से जो दामों में इंक्रीमेंट हो रहा है, दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वो नियंत्रण में आ जाती है। इन चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग? जी सर। ठीक। ऐसे ही कभी कभार जमाखोरी हो जाती है। जमाखोरी हो जाती है, और जमाखोरी की वजह से आर्टिफिशियल जो शॉर्टेज है वो क्रिएट हो जाती है। आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, तो लोग जमाखोरी ना करें और आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो है वो क्रिएट ना हो, इसके लिए भी सरकार के पास एक कानून है, और सरकार उस कानून का इस्तेमाल करके
उस आर्टिफिशियल शॉर्टेज को जो ब्लैक सॉरी जो होर्डिंग की वजह से वहां पर हो गई है, जो जमाखोरी की वजह से वहां पर हो रही है, उसको दूर कर सकता है ना। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग सुन लीजिए, लिख नहीं रहा पता नहीं क्यों, है ना। ठीक है, ठीक है। एक्ट का नाम क्या है? एक्ट टू प्रिवेंट ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेन सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज 1980। एक्ट एक्ट टू प्रिवेंट एक्ट टू प्रिवेंट ब्लैक मार्केटिंग एक्ट टू प्रिवेंट ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेन सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज 1980। सर मेंटेन के आगे बोलो। मेंटेन सप्लाईज, ठीक है, मेंटेन सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज 1980। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर इस एक्ट के अंतर्गत जो होर्डिंग करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, उन पर रोक लगाई जाती है। और होर्डिंग यानी कि जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से जो दाम बढ़ रहे हैं, उन दामों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही हम लोगों ने बात की थी एक पिछली क्लासेस में कि अगर किसी भी चीज का एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाता है, उसका निर्यात बढ़ा दिया जाता है, और निर्यात ज्यादा मात्रा में हो जाता है, जिससे कि हमारे देश में, हमारे यहाँ उस पर्टिकुलर चीज की कमी हो जाती है, तो इस वजह से भी उस चीज के दाम जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सरकार क्या कर सकती है? एक्सपोर्ट पर रोक लगा सकती है, और एक्सपोर्ट पर रोक लगा के वो चीजें जो बाहर जा रही हैं, उन बाहर जाने वाली चीजों को कम कर सकती है, और उन चीजों को अब हमारे देश के मार्केट में हमारे देश के लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे कि उन चीजों की जो कमी है वो कमी कंपनसेट हो जाए, और वो चीजें के जो दाम है वो दाम बढ़ने रुक जाए। तो यहाँ पर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में क्या आता है? चीज को एसेंशियल कमोडिटी घोषित करके दवाओं को जो है वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत लाके उनके दामों को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी पर नियंत्रण लगा के दामों को कंट्रोल किया जा सकता है। बफर स्टॉक को मेंटेन करके, बफर स्टॉक बनाकर भी चीजों के दामों को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास बफर स्टॉक है तो सप्लाई में कमी होने पर बफर स्टॉक से उस माल की सप्लाई मार्केट में कम कर देंगे, इससे सप्लाई कंपनसेट हो जाएगी। और ऐसे ही एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर रोक लगाकर, निर्यात को कम करके भी हम उस चीज की सप्लाई को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे कि उसके दामों में होने वाले अवांछित परिवर्तनों को नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये यस सर। हमारे पास मेजर्स थे इन्फ्लेशन के। और आज मैं थोड़ा सा पहले छोड़ रहा हूँ, इतना ही हम लोग रख लें आज। ठीक है, और छोटा जी सा सर। बचा हुआ है इसमें, वो हम लोग कल खत्म करके अगला टॉपिक शुरू कर लेंगे कल। ठीक है, सर टेस्ट का सिलेबस क्या क्या है? टेस्ट क्या असॉर्टेड टेस्ट है। डालेंगे? टेस्ट असॉर्टेड है, मिक्स क्वेश्चंस है टेस्ट में। ठीक है, यस सर। हाँ जी, क्योंकि सब कुछ उधर सर का जितना क्वेश्चंस कितने? क्वेश्चन 50 है। ठीक है, कल यस। रात तक ही एक्टिव है, 12 बजे तक, तो देना जरूरी है सबको 12 बजे से पहले। ठीक, जी सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।